हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा एक बार पुनः आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? तो हम अब पढ़ रहे थे हमारी 11th आर्ट्स ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक्स जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें हम कंटिन्यू रखते हुए हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, यानी पृथ्वी हमारी कैसे बनी। और हमने इसमें जाना था कि जो पृथ्वी है वह किस में स्थित है, एक सौरमंडल में है, और जो सौरमंडल है यानी कि हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सूर्य कैसे बना, यानी कि तारे कैसे बने। इसके अलावा जो सूर्य है वह एक आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी निहारिका के अंदर स्थित है, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने जाना कि इसके बारे में कौन कौन से मत, प्राचीन मत थे, आधुनिक मत हैं, है ना। इसके अलावा जो मत हैं उनमें परिकल्पनाएं थी, संशोधन है, इनके बारे में मैंने गत वीडियोज में पढ़ाया। तथा मुख्य तौर पर हमने जाना कि जो आकाशगंगा है वह एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसी अरबों आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। तो हमने जाना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, और इसके लिए हमने अध्ययन किया था बिग बैंग थ्योरी का। और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और गुब्बारे वाला उदाहरण भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी में कंटिन्यू रखते हुए हम आगे अब पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था अब तक तारों की उत्पत्ति, यानी जो हम पढ़ रहे थे कि तारे कैसे बने, यानी हमारा सूर्य कैसे बना था। उसी में अब जो जब सूर्य बन गया तो उसके बाद में मतलब हमारा सौर मंडल कैसे बना, यानी कि उसमें हमारे ग्रह जैसे कि पृथ्वी है, बृहस्पति है, मंगल है, शनि है, अरुण वरुण है ना। इसके अलावा जो भी हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं उन सभी पिंडों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं ग्रहों का निर्माण या ग्रहों की उत्पत्ति। तो ग्रहों का जो निर्माण है वो मुख्य तौर पर 3 अवस्थाओं में हुआ, है ना। 3 अवस्थाओं, कॉपी पेन लेकर के बैठे और जमा जमा के लिखें। अवस्थाओं में हुआ, क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण। 3 इसकी अवस्थाएं जो है वो 3 हैं। अब समझना है, जैसे जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि तारों का निर्माण हुआ था, बस उसी में थोड़ा सा प्रोसेस बदल जाएगा, यानी उससे आगे, यानी एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, यानी तारे बन गए। अब उस जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि एक निहारिका के अंदर गैसों का झुंड था यानी बादल था, और उसके अंदर संकुचन, है ना, हुआ, और उससे किसका निर्माण हुआ था बाद में? सौर मतलब सूर्य का या अन्य तारों का। तो अब क्या होगा, जो हमने जाना कि एक गैलेक्सी टाइप यानी नेब्यूला, मैंने आपको पढ़ाया था कि नेब्यूला यानी इसे हम कहते हैं निहारिका। और हमने पढ़ा था कि निहारिका परिकल्पना किसने दी थी? गणितज्ञ लाप्लेस ने। आपको याद रखना है साथ में, कब दी? 1796 में। और इसमें संशोधन जो हुआ वो कब हुआ? 1950 में। और किसने किया? रूस के ऑटोसिमिड व जर्मनी के कार्ल भाई जास्कर ने। ठीक है, तो नेब्यूला जो थी उसके अंदर, इस नेब्यूला में आपको पता है नेब्यूला क्या थी? तो नेब्यूला गैस व जो धूलकण थे, पदार्थ जो थे, उसमें उसके झुंडों के बादल विकसित हुए। गैसें भरी हुई थी, इसमें धूलकण भरे हुए थे, है ना, गैलेक्सी के अंदर। अब क्या हुआ, ये जो गैस व धूलकण थी इसके अंदर, एक नेब्यूला यानी निहारिका के अंदर, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें धीरे धीरे मतलब गैसों के बादलों का संगठन हुआ। ठीक है, जगह जगह पर ऐसे संगठन बने, यानी एक तरीके से तारे बने, तारे बड़े पिंड चमकीले, जैसे हमारा सूर्य है। हमने पढ़ा था एक आकाशगंगा में अरबों सूर्य होते हैं, है ना, यही तो पढ़ा था, अरबों सूर्य। तो सूर्य होंगे तो उनका सौरमंडल हर एक का अलग अलग होगा, जैसे हमारा पृथ्वी है। एनसीईआरटी बुक्स हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा जो आरबीएससी की बुक्स हैं ओल्ड, या आप इसे कॉलेज में पढ़ेंगे, मतलब आगे आगामी आपकी कक्षाओं के अंतर्गत, उसमें आप जानेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है उससे निकटतम जो अगला सूर्य है, अगला जो सूर्य है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो 4 मिलियन मतलब 4 प्रकाश वर्ष दूर है, 4 लाइट ईयर्स, 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और मैंने आपको पढ़ाया था सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, मतलब 1 प्रकाश वर्ष, यानी कि सूर्य के प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी का माप है ना, समय का नहीं है। तो हमने जाना था कि
14,95,98,000 किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, यानी लमसम 15 करोड़ किलोमीटर। और एक प्रकाश वर्ष का यह सिर्फ 8.311, कितना 8.311 भाग है, सिर्फ लगभग 8वां हिस्सा है ना, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से क्या विकसित हुए, गैसों के झुंड विकसित हुए। ओके, मतलब तारे एक तरीके से माने तो। अब क्या होगा कि ये जो है इनमें संकुचन पैदा हुआ, यानी सिकुड़ने लगे, संगठन हुआ, और इनके चारों ओर गैसों और धूल कण के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक पट्टी बन गई, ठीक है, बनी। अब इसको मैं आपको प्रोसेस में यहां समझाता हूं, जिससे आपको खुले में अच्छी तरह से समझ में आएगा। यानी इसके चारों ओर एक क्या बन गई, धूल कण व गैसों की परिधि। क्योंकि ग्रेविटी, खुद की ग्रेविटी थी, तो ये दूसरे मतलब एक तरह के पिंडों से, छोटे छोटे पिंडों को अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से इसके चारों तरफ वो हो जाएंगे। अब इसमें मतलब संकुचन हुआ, फिर संगठन हुआ, यानी गैसें आपको पता है आपस में मिलेंगी। तो इसमें प्रोसेस क्या होगा कि ये जो पेटी इसके चारों तरफ बनी हुई गोल घेरा था, वो ऐसे करके तस्तरी नुमा, तस्तरी प्लेट जानते ही हो आप, तस्तरी यूएफओ वाली नहीं होती है, जो जैसे कोई मिल गया के अंदर एलियंस जब आते हैं तो तस्तरी आती है, उसी प्रकार की। हमारे यहाँ खाना खाने वाले नाश्ते की, नमकीन की जो प्लेट होती है वो ऐसी तस्तरी उसे कहते हैं ना। तो इसके बीच में जो ये गैसों का जो झुंड था, बादल था, उसके चारों ओर क्या फैल गया, मतलब हाइड्रोजन हीलियम का बीच में है और इसके चारों तरफ गैस और धूल कणों का क्या बन गया, एक तस्तरी नुमा, तस्तरी विकसित हुई। ओके, अब आगे क्या होगा, इससे आगे देखते हैं। तो इससे आगे अब इसमें चेंजेज होगा कि ये तस्तरी जो है ग्रेविटी के कारण, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण परिवर्तित हुई, और ये जो पट्टी है वह इस किसके रूप में बट गई, छोटे छोटे पिंडों के रूप में। मतलब जो पट्टी है उसमें छोटे व बड़े क्या बन गए, पिंड बन गए, पिंड बन गए परिवर्तित होने के कारण, है ना। तो यानी गैसों में धूल कण व गैसों में परिवर्तित होने से तस्तरी छोटे पिंडों यानी गोलक या गोलों में बदल गई। मैं आपको समझाऊं, अगर कोई चीज है वो चाक के ऊपर जैसे घूमती है तो गोल हो जाती है, या अपन हाथ के अंदर जैसे मिट्टी को ले लें या लड्डू बनाने वाला घुमाता है तो गोल हो जाता है, इसी प्रकार से वो टुकड़ों में बट करके घूमने लगी, है ना। उस किसके और उस गैसीय बादल, यानी इस बीच में जो गैसों का पिंड है उसके चारों तरफ घूमने के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण वो परिवर्तित हुई, छोटे छोटे अणुओं को उसने अपने साथ चिपकाया, अणुओं को, है ना, और वो किस में बदल गए, जो बड़े गोलक ने कणों या पदार्थ, बड़े गोलक कणों या पदार्थ से परिवर्धित, यानी उनसे और बड़े होने लगे, है ना, होकर ग्रहों का निर्माण हुआ। लाइन निकल के आती है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये है, जो बड़े गोलक हैं उन्होंने क्या किया,
उन्होंने ये जो पदार्थ था, कण थे, छोटे छोटे गोलक थे, है ना, या हम कह सकते हैं ग्रहाणु, है ना, उनसे क्या बन गया, उनसे कौन बने, तो ग्रह बने। समझ आया, ग्रह इस प्रकार बने। और जो छोटे छोटे कण रह गए उन्हें हम पढ़ेंगे शुद्ध ग्रह, यानी ग्रहों के टुकड़े। जब मैं सोलर सिस्टम भी पढ़ाऊंगा, सौर मंडल, तब इसमें ये आएगा। तो देखो ये इसकी अवस्था है, यानी पहली अवस्था में क्या हुआ, नेबुला जो है उसके अंदर गैसों के बादल बने, है ना। देखिए ये नेबुला सिंपल है, इसमें कोई नहीं है, ड्रॉ करना है आपको, सिंपल वे में समझना है उसको। उसके अंदर जो बादल बने, अब क्या हुआ, ये तो थी फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज में क्या होगा, दूसरी अवस्था में, उसमें उसके चारों तरफ जो धूलकण और गैस थे वह तस्त्री नुमा आकृति में परिवर्तित हो गया। ओके, अब तीसरी अवस्था में क्या होगा कि धूल गैसों में परिवर्तित होने से तस्त्री छोटे पिंडों या गोलों में बदल गई, और उसके बदलने से फिर क्या हुआ, जो बड़े गोलक थे उनका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल था, जिन्होंने क्या किया, धूलकण रेत आदि को खुद से चिपकाया, और उनका आकार क्या हो गया, और परिवर्तित हो गया। और परिवर्तित होने से वह कुछ बड़े गोलक बने, जो क्या कहलाए, ग्रह कहलाए, और जो छोटे टुकड़े हैं वे सभी क्या कहलाए, वह क्षुद्र ग्रह या धूलकण या ग्रहों के टुकड़ों के रूप में, कॉमेट्स के रूप में आज भी विद्यमान है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ये तो ग्रह का निर्माण, ग्रह का मतलब क्या है, ग्रहों का मतलब होता है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह, है ना, हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ, तो इनका निर्माण हुआ। अब ये कब हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि ग्रहों का निर्माण जो है वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। ओके, ये आपको याद रखना है। तो ग्रहों का निर्माण कब हुआ है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। और इसको याद रखने के लिए, या 460 करोड़ वर्ष पूर्व, जो भी आपको याद रहता है सीधा समझना है। देखिए कि 100 करोड़ बराबर होते हैं 1 अरब, तो 400 बराबर कितना हो जाएगा, 4 अरब, और 460 बराबर हो जाएगा 4.6 अरब। दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस बना, इसमें हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड है आप, बहुत प्राचीन जो भूगोलवेत्ता जैसे उन्होंने खोज की वगैरह, उन सब टॉपिक्स के आधार पे जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई, तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और आप छोटी छोटी क्लासों से इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं इससे आगे का, चंद्रमा की उत्पत्ति। वैसे मैंने आपको समझाया था, जो फ्लो चार्ट मैंने बना के बताया था कि जब ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ, तो उसके बाद में चंद्रमा बना। मैंने बताया था वह एक भीषण टकराव यानी द गेंट इम्पैक्ट या द बिग स्प्लैट का नतीजा था। और यह किसने माना, तो ये माना था जॉर्ज डार्विन ने। और ये इन्होंने सिद्धांत कब दिया था, तो वह दिया था 1838 में। देखिए जो चार्ल्स डार्विन है वो अलग है, ये जॉर्ज डार्विन है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और ऐसे ही आप चित्र को बनाएं और उसी आधार पे उसको अपनी कॉपी में नोट करें, तो आपको आराम से याद हो जाएगा और आपको उत्तर लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैं इसे अभी इरेज कर देता हूं और आप हेडिंग लगा लीजिए, चंद्रमा की उत्पत्ति, यानी चंद्रमा कैसे बना। देखिए हमने पढ़ा था कि जो हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है उसका निर्माण और ग्रहों का निर्माण जो हुआ, तो अगर हम मान के चलें एक तारा परिकल्पना, यानी किसने दी, सन 1900 में चैम्बरलिन व मोल्टन ने, उन्होंने कहा था कि सूर्य के पास से एक भ्रमणशील तारा गुजरा और उसमें से कैसा पदार्थ निकला,
तो उसमें से कौन सा पदार्थ निकला, किस आकार का, शिकारनुमा, और फिर उसके चारों ओर घूमने के कारण फिर वो किस रूप में बदल गया था, स्त्रीनुमा, और उसमें से धीरे धीरे क्या बन गए, ग्रह। तो इसी प्रकार जैसे वो परिकल्पना थी, इसी प्रकार जॉर्ज डार्विन ने भी ये सिद्धांत दिया कि मतलब चंद्रमा की उत्पत्ति जो हुई है वो किस कारण से हुई है, तो वह था भीषण टकराव। तो हेडिंग लगा लीजिए, चंद्रमा की उत्पत्ति। देखिए टॉपिक ही ऐसे होते हैं, भूगोल सब्जेक्ट ही बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है, लोगों को अपने आप रुचि पैदा होती है। क्योंकि हम जैसे मोबाइल्स पर कोई भी डिस्कवरी यूट्यूब चैनल्स वगैरह लगा करके देखते हैं तो हमें उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है, हम एक से एक आगे उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार ये सब्जेक्ट भी बहुत मजेदार है। इसी कारण तो डियर स्टूडेंट्स इसे विषयों की जननी कहा गया है, क्योंकि जब पृथ्वी पर कुछ भी मौजूद नहीं था, अकेली पृथ्वी थी, तब भी वह किसके अंतर्गत अध्ययन में आती है, भूगोल में। ठीक है, तो चंद्रमा की उत्पत्ति देखिए, तो यह सिद्धांत मतलब चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत सन 1838 में 38 ईस्वी में जॉर्ज डार्विन ने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ओके, और सिद्धांत का नाम है, पूर्व कक्षा में बता चुका हूं, भीषण या महा टकराव, यानी द बिग स्प्लैट या द गेंट इम्पैक्ट, ये सिद्धांत के नाम हैं। इन्होंने क्या कहा, जॉर्ज डार्विन ने कहा कि जब ग्रह बने उस समय पृथ्वी और चंद्रमा और पृथ्वी आपस में जुड़े हुए पिंड की तरह से, यानी ये तो था अर्थ और ये था मून, दोनों आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा ये जुड़े हुए थे और इसी प्रकार से वह हमारे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे बदलाव के कारण, मतलब ये इसके चारों तरफ घूम रहे थे अंडाकार परिपथ में, बदलाव के कारण क्या हुआ, ये धीरे धीरे अलग हो गए। अलग हुए तो उन्होंने बताया कि जिस भाग से पृथ्वी से ये अलग हुआ वहां वर्तमान में क्या है, तो वह है प्रशांत महासागर। फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो महासागरों की उत्पत्ति हुई है और वो कब हुई, मैंने बताया था कि 4 अरब वर्ष पूर्व, जबकि चंद्रमा की उत्पत्ति यहां लिख देता हूं 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो ये चंद्रमा फिर क्या हुआ, पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स ज्यादा था तो ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। लेकिन वर्तमान के भूगोलवेत्ता या विद्वान इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं, है ना। ये मानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी अर्थ, पृथ्वी के पास से एक मंगल ग्रह जितना बड़ा तारा, मंगल ग्रह के 1/3 जितना तारा टकराया, यानी यहां से तारा जा रहा था ऐसे और ये जाकर के पृथ्वी से टकराया। टकराने के कारण इसमें से पदार्थ निकला और ये तारा तो चला गया, ठीक है, पदार्थ निकला और ये टेढ़ा मेढ़ा जो पदार्थ था
वो धीरे धीरे क्या करने लगा, पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। ये पदार्थ जब किसकी परिक्रमा करेगा, पृथ्वी की, तो उससे क्या बन जाएगा, धीरे धीरे ये घूमने लगा और घूम घूम करके क्या हो गया, गोल। और ये क्या बना, मून, चंद्रमा। ठीक है। और जिस हिस्से से ये अलग हुआ, जिस हिस्से से ये अलग हुआ, वह आज क्या है, प्रशांत महासागर। समझ में आया। अब देखिए, अब प्रशांत महासागर, वही खड्डा हुआ, वह पानी कैसे आ गया, जब भीषण टकराव हुआ, ये जो बिग स्प्लैट या द ग्रेट इंपैक्ट का नतीजा टकराव हुआ, तो तापमान के अंदर गर्मी उत्पन्न हुई, हीट उत्पन्न हुई। उस ऊर्जा के उत्पन्न होने के कारण बादल बने। जैसे आपने देखा है, जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है, कोई भी अंतरिक्ष के अंदर उपग्रह छोड़े जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह, तब वहां पर बहुत एकदम बादल जैसे बन जाते हैं, इतना फोर्स लगता है, और वहां पर उसके बाद थोड़ी देर बाद वह वर्षा होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर बारिश हुई और वर्षा का जल पृथ्वी के खड्डों में भर गया, और उस जल के भर जाने के कारण वहां क्या बना, महासागर बना। तो महासागर जब बन गया, इसी प्रकार महासागरों को तो हमने बांट रखा है, वैसे कोई महासागरों के बीच में दीवार नहीं है, उनको तो प्लेटों के आधार पर बांटा है, जो हमारे आगे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, 4th चैप्टर में, तब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से कौन बन गया, तो वह बना था चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक, ऐसा नहीं है जैसे जो उपग्रह के अंदर अपोलो और ये सब आर्यभट्ट इत्यादि जो सैटेलाइट छोड़े गए है ना, नेचुरल। और दूसरी चीज इसके अंतर्गत ये, इसमें आपको ये भी समझना है एक लाइन, कि ग्रह और गृह दोनों अलग हैं। ये तो है प्लैनेट और ये होता है होम। कुछ लोग एक ही समझते हैं, तो आपको इसे समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।